कीव ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वॉशिंगटन को अब भरोसेमंद सहयोगी नहीं माना और वो यूरोप व अन्य देशों की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन ने चुपचाप संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी की रणनीति बदल दी है और अब उसने अपना सहयोग यूरोप और यहां तक कि मध्य पूर्व की ओर भी मोड़ दिया है। असल में जब सभी बहस कर रहे हैं कि अमेरिका नाटो से बाहर जाएगा या नहीं, यूक्रेन पहले ही अपनी साझेदारी का रुख बदल चुका है। और आज द अटलांटिक के एक नए लेख में सेंट एंड्रयूस विश्वविद्यालय के रणनीतिक अध्ययन के प्रोफेसर फिलिप्स ओब्राइन यूक्रेन की अमेरिका के प्रति स्थिति में आए तेज बदलाव का विश्लेषण करते हैं। और मुझे ये लेख इतना पसंद आया कि मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अमेरिकी समर्थन में कटौती के बावजूद ओब्रायन का कहना है कि यूक्रेन ने युद्ध की नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया है और यहां तक कि पहल भी अपने हाथ में ले ली है। सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन ने ट्रंप से दूरी बना ली है और अब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन के सामने खुशामद करने की जरूरत नहीं लगती। और अगर आप यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की हालिया बयानबाजी सुने तो आप समझ जाएंगे कि वहां अब ट्रंप और उनकी नीतियों दोनों की काफी आलोचना की जाने लगी है। ये इस बात को दर्शाता है कि अब कोई डर नहीं है और साफ तौर पर एक नई साझेदारी और नया गठबंधन बन चुका है। इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। और अगर आप इस चैनल के काम को महत्वपूर्ण और जरूरी मानते हैं तो आप अपने डोनेशन या यूट्यूब पर स्पॉन्सरशिप के जरिए इस चैनल का समर्थन कर सकते हैं। यह कैसे करना है, इसकी सारी लिंक्स और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड पर मिल जाएंगी। दी एटलस पत्रिका ने आज प्रोफेसर फिलिप्स ओब्रायन का लेख प्रकाशित किया जिसमें वे बताते हैं कि यूक्रेन ने कैसे ट्रंप को नजरअंदाज कर अपनी साझेदारी और गठबंधन को नई दिशा दी। जैसा कि प्रोफेसर लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद यूक्रेन ने कम से कम सार्वजनिक रूप से यह उम्मीद बनाए रखी थी कि यूक्रेन ट्रंप को अपने पक्ष में कर सकता है। यूक्रेन ने सार्वजनिक रूप से बातचीत करती रही और व्हाइट हाउस की लगभग सभी बातों पर सहमति भी जताई, लेकिन पर्दे के पीछे हालात अलग थे। आगे ओब्रायन का उद्धरण है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बार बार व्लादिमीर पुतिन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, ने वास्तव में यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी सैन्य सहायता को रोक दिया। उन्होंने कई बार यूक्रेन के नेतृत्व का अपमान किया और फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को डांटा। फिर भी यूक्रेन ने ट्रंप द्वारा शुरू की गई शांति वार्ताओं में अनुशासन पूर्वक भाग लिया, जो शुरू से ही रूसी आक्रामकता को बढ़ावा देने के पक्ष में झुकी हुई थी और अंततः निष्फल रही। जेलेंस्की ने खनिजों के दोहन से जुड़ी उन डील्स पर सहमति जताई जो कथित तौर पर अमेरिकियों को लाभ देने का वादा करती थीं। उन्होंने तो खुद डोनाल्ड ट्रंप की भी दिल खोलकर तारीफ की। संदेह बढ़ने के बाद भी यूक्रेनी नेताओं को लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ से नुकसान नहीं होगा और शायद समर्थन मिल सकेगा। सबसे दिलचस्प ये था कि यह सब पर्दे के पीछे हो रहा था। अब ऐसा लगता है कि कीव ने अमेरिका से उम्मीदें छोड़ दी हैं। यूक्रेन सक्रिय रूप से नए राजनयिक और सैन्य साझेदारों की तलाश कर रहा है। उदाहरण के लिए, अपने मुश्किल से हासिल किए गए ड्रोन युद्ध के अनुभव को सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझा कर रहा है और साथ ही जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ संयुक्त हथियार निर्माण का समझौता कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में तेल निर्यात सुविधाओं पर हमले के लिए ड्रोन भेजे। ये दुश्मन के इलाके के काफी अंदर है। जैसा कि खुद जेलेंस्की ने कहा, कुछ साझेदारों से रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर हमले से बचने के संकेतों की अनदेखी करते हुए। बाद में यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिल बुदानोव ने पुष्टि की कि वॉशिंगटन पूरे समय हमलों से बचने का अनुरोध करता रहा था, लेकिन अब यूक्रेन इन अपीलों को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा सकता है। और अब उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो हाल ही तक अकल्पनीय लगते थे, जेलेंस्की ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब संयुक्त राज्य अमेरिका को एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में नहीं देखते। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनका मानना है कि पूरे यूरोप को ट्रांस अटलांटिक निर्भरता से दूर हटना शुरू कर देना चाहिए।
अमेरिकी निर्भरता के कारण ऊर्जा कीमतें बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल उत्पादकों और विक्रेताओं पर प्रतिबंधों में ढील दी थी। और पिछले हफ्ते एक इतालवी रेडियो को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने इस फैसले की आलोचना की। आगे उनकी टिप्पणी है। मेरी नजर में रूस ने एक बार फिर अमेरिकियों को मात दे दी। उसने खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मात दे दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जेलेंस्की ने अपनी टिप्पणियों का अंग्रेजी संस्करण जारी किया ताकि ट्रंप पर की गई टिप्पणियां ट्विटर के अलावा बड़ी ऑडियंस तक पहुंचे। इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका सच में नाटो छोड़ता है, जैसा ट्रंप ने कई बार धमकी दी है, तो यूरोपीय लोकतंत्रों को नई सुरक्षा व्यवस्था चाहिए होगी। और उनके अनुसार रूस से खुद को बचाने के लिए अमेरिकी मदद के बिना यूरोपीय संघ को नॉर्वे, ब्रिटेन, तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों की क्षमताओं की जरूरत होगी। इस तरह जेलेंस्की इस समय यूरोपीय नेताओं से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, जो पिछले 15 महीनों से बेतहाशा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अब भी अपने पारंपरिक सहयोगियों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस प्रक्रिया में कुछ ने खुद को अपमानित किया, जैसे नेटो महासचिव मार्क रूटे, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पापा कहा था। बाद में डच मूल के रूटे ने इसे भाषा की समस्या बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पापा नहीं कहा था, बल्कि कुछ और कहा था, लेकिन सबने उसे ऐसे ही समझा। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ट्रंप की वापसी से अमेरिका यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। और आगे मैं ओब्रायन का एक और उदाहरण पेश करूंगा। यूक्रेन की खुलकर बात करने की तत्परता कई कारकों के संयोजन का परिणाम थी। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की वे मामूली खेपें भी कम कर दी, जो वो अब भी बेच रहा था, ताकि ईरान के खिलाफ अपनी जंग के लिए संसाधन बचा सके। हालांकि ट्रंप समय समय पर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की संभावना की बात करते थे, शायद अपनी पार्टी के यूक्रेन समर्थक हिस्से को शांत करने के लिए, लेकिन हाल के दिनों में वे ऐसी कोशिशें भी नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन वासियों के लिए सबसे निराशाजनक बात थी कि ट्रंप प्रशासन ने नियमित रूप से कीव पर दबाव डालकर मांग की कि वे शांति समझौते के तहत पुतिन को क्षेत्र और डोनबास की आबादी सौंप दें। इन हालात ने जेलेंस्की व यूक्रेनी नेताओं को अमेरिका पुतिन की बढ़ती नजदीकी पर खुलकर बोलने को मजबूर किया और अन्य यूरोपीय देशों को इस खतरे के बारे में चेतावनी देना कि यूक्रेन की सार्वजनिक स्थिति में बदलाव उस समय हो रहा है जब उसकी सैन्य स्थिति में कुछ सुधार आया है। पिछले साल की कठिनाइयों की तुलना में स्थिति अब कुछ बेहतर है। काफी हद तक अपनी खुद की ड्रोन इंडस्ट्री और आंतरिक सैन्य संगठन पर निर्भर करते हुए यूक्रेनी बलों ने कई इलाकों में फिर से पहल अपने हाथ में ले ली है। और हाल के महीनों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूक्रेन रूस को इतनी ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है जितनी रूस पूरी नहीं कर पा रहा, और यूक्रेन रूस से ज्यादा इलाकों को वापस हासिल कर रहा है जितना रूस कब्जा कर रहा है। फ्रंटलाइन पर यूक्रेन ने तथाकथित ड्रोन दीवार को मजबूत और विस्तारित किया है, जो रूसी सैनिकों की आवाजाही को सीमित करती है। इस हफ्ते की शुरुआत में कीव ने कहा कि उसने एक रूसी पोजीशन पर कब्जा किया और कई सैनिकों को बंदी बना लिया, बिना किसी यूक्रेनी सैनिक को खतरे में डाले, केवल मानव रहित हवाई और जमीनी प्रणालियां का इस्तेमाल करते हुए। यानी सिर्फ रोबोटिक सिस्टम से पोजीशन ली गई और ऊपर से गंदे रूसियों को भी पकड़ा गया। यूक्रेनियों ने अब फ्रंट लाइन से बहुत दूर मीडियम और लंबी दूरी के ड्रोन हमलों में ज्यादा आत्मविश्वास दिखाया, जैसा सेंट पीटर्सबर्ग के पास के हमले से स्पष्ट है, उस लुगा और प्रिमोर्स्क पर। आखिरकार यूक्रेन काला सागर में रूसी नौसैनिक मौजूदगी को प्रभावी रूप से अवरुद्ध करता रहता है। यहां तक कि रूस के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद जहाज भी अब यूक्रेनी हमलों के लिए अजेय नहीं माने जा सकते। पिछले 15 महीनों से अमेरिकी अधिकारी और कई पश्चिमी विश्लेषक यूक्रेन की कमजोरी के सवाल पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। पिछले साल ट्रंप ने बदनाम तरीके से दावा किया था कि यूक्रेनियों के हाथ में कोई पत्ता नहीं है। अमेरिकी मदद के बिना भी यूक्रेन की अनुकूलन क्षमता चौंकाने वाली रही है, और आज यूक्रेन ड्रोन के विकास और निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 2026 में 70 लाख तक सैन्य ड्रोन बनाने की योजना बना रहे हैं।
अमेरिकी सेना के मंत्री डैन ड्रिस्कल ने हाल ही में कहा कि अमेरिकी सेना आधुनिक युद्ध संचालन में यूक्रेन के सशस्त्र बलों से अनुभव ले रही है। यूक्रेन के लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि अमेरिका उनकी तरफ हो, ना कि रूस की तरफ। 2022 से 2024 तक वॉशिंगटन ने यूक्रेन को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक सैन्य सहायता प्रदान की है। हालांकि इस सहायता का एक बड़ा हिस्सा देरी से पहुंचा और अक्सर इसके साथ परेशान करने वाली सीमाएं भी जुड़ी रहीं। फिर भी युद्ध के शुरुआती वर्षों में यूक्रेन के जीवित रहने में इसका अहम योगदान रहा। हालांकि आज यूक्रेन वासी नहीं मानते कि अमेरिकी समर्थन खोने से अनिवार्य रूप से किसी हार का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि ओब्रायन लिखते हैं, यूक्रेन वासी देखते हैं कि वे अपने संसाधनों और यूरोपीय साझेदारों की मदद से सैन्य प्रयासों को बनाए रखने में सक्षम हैं, भले ही अमेरिका पीछे हट जाए। कभी अमेरिका को सहयोगी के रूप में खोना यूक्रेन के लिए तबाही का कारण बन सकता था, अब ऐसा नहीं है। ओब्रायन अपने लेख को समाप्त करते हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप डोनेशन, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप या पेट्रियन जैसे पेड सब्सक्रिप्शन से मदद कर सकते हैं। सभी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।